गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अकाउंट फर्स्ट में हमारे पास एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है पार्टनरशिप, और उसके सब टॉपिक को हम लेकर चल रहे थे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। तो यहाँ पर हम लेकर के चल रहे थे नए साझेदार के प्रवेश की प्रमुख समायोजनाएं। तो स्टूडेंट, नए साझेदार के प्रवेश की प्रमुख समायोजनाएं कौन कौन सी हैं? इसमें मैं आपको नंबर फर्स्ट नए साझेदार द्वारा पूंजी का लाना समझा चुका हूँ, एंट्रियाँ इसकी। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना और त्याग अनुपात की गणना करना। स्टूडेंट, इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन समझाए थे और आपको एक रिवीजन टेस्ट भेजा था। मुझे उम्मीद है कि वो आप सभी ने कर लिया होगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ इम्पोर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट शुरू होता है, समायोजना शुरू होती है, उसका नाम है ख्याति का मूल्यांकन करना एवं लेखा व्यवहार करना। तो स्टूडेंट, ख्याति का मूल्यांकन करना एवं लेखा व्यवहार करने से पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब पड़ती है। तो स्टूडेंट, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जब हम ख्याति के मूल्यांकन की हमें आवश्यकता होती है। नंबर फर्स्ट, जब नया साझेदार प्रवेश होगा तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। नंबर सेकेंड, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा हो। नंबर थर्ड, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए। नंबर फोर्थ, जब फर्म के व्यवसाय को बेचा जाए। नंबर फिफ्थ, जब साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात या लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन किया जाए। नंबर सिक्स, जब दो या दो से अधिक फर्मों को मिलाकर के एक यानी कि एकीकरण, जिसको इंग्लिश में एमलगमेशन कहते हैं, किया जाए। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि हमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब होती है। इसके बाद वापस हम अपने पॉइंट पर आते हैं, जो है हमारा ख्याति का मूल्यांकन करना एवं लेखांकन व्यवहार। तो स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बैक में लेकर के चलता हूँ। अभी हमारे पास स्टार्टिंग में जब हम पार्टनरशिप को लेकर चले थे, उसमें हम एक सब टॉपिक लेकर के चले थे। वो सब टॉपिक क्या था हमारे पास? वो सब टॉपिक था स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को मैंने आपको तीन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, और इनको सॉल्व करने के मैंने आपको विधियाँ, क्वेश्चंस वगैरह मैंने आपको भेजे थे। मुझे उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये था हमारे पास ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति के मूल्यांकन के बाद यदि स्टूडेंट हम आगे देखते हैं तो आगे इसमें ख्याति का लेखांकन व्यवहार। तो ख्याति का लेखांकन व्यवहार नए साझेदार के प्रवेश पर हम किस प्रकार से करते हैं स्टूडेंट, जरा हम इसको देखेंगे ध्यान से। नंबर फर्स्ट है यहाँ पर जब ख्याति का मूल्यांकन नए साझेदार के प्रवेश पर किया जाता है तो यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, जिसको मैंने ए नाम दिया है, जब ख्याति की राशि नए साझेदार द्वारा नकद लाई जाए। और बी कौन सी है, जब ख्याति की राशि नए साझेदार द्वारा नकद ना लाई जाए। क्लियर इतना? तो सबसे पहले हम ए को लेकर के चलते हैं। ए हमारे पास स्टूडेंट, ए पॉइंट हमारे पास क्या है? ए पॉइंट हमारे पास है जब ख्याति की राशि नए साझेदार द्वारा नकद लाई जाए। इसमें हमारे पास एक सब पॉइंट बनता है, या केस फर्स्ट लेकर के चलते हैं, जब ख्याति की राशि पुराने साझेदारों को निजी तौर पर प्रत्यक्ष रूप में दे दी जाती है, यानी कि ख्याति को नया साझेदार फर्म में न ला करके जो हमारे पुराने साझेदार हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनको डायरेक्टली पेमेंट कर दे। तो स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में हमारी बुक्स में, फर्म की बुक्स में कोई भी उसकी एंट्री नहीं होगी, फर्म की पुस्तकों में उसका कोई भी लेखा नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद केस हमारे पास सेकंड है। केस सेकंड क्या है, जब ख्याति की राशि को नया साझेदार नकद लाए तथा उसे पुराने साझेदारों में बांटा जाए और व्यवसाय में रहने दिया जाए। अब स्टूडेंट, हमारे मन में क्वेश्चन आता है, क्या हमें इतनी बड़ी बात बोलेगा? नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर केवल बोलेगा कि नया साझेदार ख्याति के लिए अमाउंट योगी नकद लाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाएगा तो उसको पुराने साझेदारों में बांटा जाएगा और उसको व्यवसाय में रहने भी दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में हम एंट्री क्या बनाते हैं, जरा एंट्री की तरफ हम आते हैं। इसमें फर्स्ट एंट्री बनेगी आपके पास,
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर कैश या बैंक क्या लिखा जाएगा, तो स्टूडेंट ये डिपेंड करता है ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट के ऊपर। यदि ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस शीट में कैश दे रखा होगा तो कैश लिखा जाएगा, और बैंक दे रखा होगा तो बैंक लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास एंट्री किसकी हुई, नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाए। अब हम सेकंड को लेकर चलते हैं, पुराने साझेदारों में ख्याति की राशि को बांटा जाना। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या एंट्री बनाते हैं, स्टूडेंट इसके लिए हम एंट्री बनाते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये भी बात क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैपिटल लिखेंगे और या करंट। तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था जब साझेदारों की पूंजी स्थायी होती है तो आप यहाँ पर करंट लिखेंगे, और यदि साझेदारों की पूंजी परिवर्तनशील होगी तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि पूंजी स्थायी है या परिवर्तनशील, तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में हम पूंजी को परिवर्तनशील मानते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है ब्लू पेन से, इसको आपको एंट्री में नहीं लिखना, केवल समझाने की वजह से लिखा है। सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी कि ओल्ड पार्टनर्स जितना त्याग करते हैं उस त्याग के अनुपात में, और इंडिविजुअली यानी कि उनके व्यक्तिगत खाते में। और नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। स्टूडेंट इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूँगा। स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं जो कि अपने P&L को इक्वली 1/2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक न्यू पार्टनर सी हमारे पास आ रहा है जो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, और कैपिटल के लिए वो 25,000 यानी कि 25,000 रुपये, और ख्याति के लिए 8,000 रुपये लेकर के आता है। तो स्टूडेंट ऐसी कंडीशन में जब हम गुडविल के अमाउंट 8,000 को ओल्ड पार्टनर्स के P&L रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर 8,000 का 1/2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 4,000, और 8,000 का यहाँ हाफ करेंगे फॉर बी के लिए आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो भी 4,000 रुपये हो जाएगा। तो स्टूडेंट फिर हम एंट्री की तरफ आते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट एंट्री क्या थी, एंट्री थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो स्टूडेंट यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो तो हमारे पास है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनके P&L रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअली, तो इसको एंट्री को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो हमारे पास डेबिट है वो एज इट होगा। अमाउंट कितना है, टोटल गुडविल की अमाउंट से 8,000 रुपये, और ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास कौन है, ए और बी। तो यहाँ पर इंडिविजुअली से मतलब क्या है, हमारे पास ए और बी के व्यक्तिगत खाते में। तो यहाँ पर लिख देंगे टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट और बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। कितना कितना आया था, ए के हिस्से में 4,000 रुपये आए थे और बी के हिस्से में 4,000 आए थे। स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट हमारे सामने हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि यहाँ हमने गुडविल की तो एंट्री की, हमने कैपिटल की कोई भी एंट्री नहीं की, तो क्या कैपिटल की कोई भी एंट्री नहीं होती। तो स्टूडेंट हमारे पास केवल हम टॉपिक लेकर के चल रहे थे कि नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति संबंधी लेखे। तो स्टूडेंट मैं आपको फिर भी एक बार समझा देता हूँ। जब नया साझेदार पूंजी और ख्याति की राशि नकद लेकर के आता है तो उसके लिए स्टूडेंट हम एंट्री क्या बनाते हैं, एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर जैसे अभी मैंने बताया सी था, तो यहाँ पर न्यू पार्टनर की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, सी कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर्स की जगह नया पार्टनर आएगा उसका नाम लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सी कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना लेके आया, 28,000 रुपये। कैपिटल के लिए लेके आया वो 20,000 रुपये, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आया वो 8,000 रुपये। क्लियर स्टूडेंट।